ऐसी कई एक्ट्रेस हुई हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं। और आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जो फिल्मों में जितनी सफल हुई उससे कहीं ज्यादा वह अपने अफेयर और बुरी आदतों से लोगों की नजरों में रही। राजा को रानी से प्यार हो गया पहली नजर। एक समय ऐसा भी था जब वह इतनी खूबसूरत लगती थी कि उसे देख लोग कहते थे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक ऐसी हीरोइन जो प्यार और हवस की इतनी भूखी हो गई कि उसने एक के बाद एक 12 लोगों के साथ अफेयर और संबंध बनाए और तब भी मन नहीं भरा तो अपने से 20 साल बड़े एक्टर के साथ संबंध बनाए और जिसके बाद हर कोई कहने लगा दिल मत देना मेरी साजन को, दिल मत। कैसे सेक्स, हवस और शराब सिगरेट से वो इतने बुरे हालातों में पहुंच गई कि उसे कैंसर हो गया। और कैसे अपनी एक फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद जब उसने उस फिल्म को देखा तो वह शर्मसार हो गई और फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए हाई कोर्ट तक पहुंच गई। आखिर कौन थी वो हीरोइन और कैसे उसने बॉलीवुड की सबसे बिगड़ेल और सेक्सीजम का टैग देने के बाद भी वह टॉप की एक्ट्रेस में अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी अफेयर सेक्स शराब की लत से बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चित रही एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की। मनीषा कोइराला का जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला जो नेपाल में मंत्री रह चुके हैं। उनकी मां का नाम सुषमा कोइराला है जिनके बॉलीवुड के साथ सीधे तार जुड़े थे। पता नहीं कैसे मनीषा के दादा नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मतलब वह एक दमदार पॉलिटिकल और राजशाही बैकग्राउंड से आती है। मनीषा का बचपन नेपाल में नहीं बल्कि अपनी नानी के पास बनारस में बीता। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी बनारस में हुई। इसके बाद उन्होंने दिल्ली से अपनी पढ़ाई पूरी की। मनीषा बचपन से ही आंखों ने कुछ ऐसे छुआ, हल्का हल्का उन्स हुआ। डॉक्टर की तैयारी कर रही थी लेकिन उन्होंने अपने मामा की एक नेपाली एड फिल्म देखी और फिर क्या सपना बदल गया और अब यह एक्ट्रेस बनने का सपना देखने लगी। मामा के हाथ पैर जोड़ने के बाद मामा ने उन्हें एक फिल्म में काम दिया और उन्होंने पहली बार नेपाली फिल्म फेरी भटोला में काम किया जो 1989 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वो सीधे बॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना देखने लगी। कितना मुश्किल है देखो कि दुनिया में दिल लगाना। हाँ, उनके लिए यह बड़ी बात नहीं थी क्योंकि सपने देखने में क्या जाता है, लेकिन परिवार वाले तो नेता थे, वह कभी भी हाँ नहीं करने वाले थे। इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन का इंतजार किया और जैसे ही जन्मदिन आया तो घर वालों से गिफ्ट में बॉलीवुड मांग लिया, मतलब बॉलीवुड में काम करने की अनुमति मांग ली। और घर वालों ने कहा सिर्फ 1 हफ्ते में हीरोइन बनकर दिखाओ, अगर नहीं बन पाई तो घर वापस आ जाओ। और मनीषा बम्बई पहुंच गई। मनीषा ने जाते ही डायरेक्टरों से सीधे फिल्म में हीरोइन बनने को कहा क्योंकि स्ट्रगल के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं था और वैसे भी 1 हफ्ते में वह कहां तक स्ट्रगल करती, तो सीधे वह शिखर कपूर से मिली और उन्होंने फिल्म दुश्मनी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन फिल्म कभी नहीं बन पाई। फिर वो बोनी कपूर से मिली और उन्होंने कहा कि फिल्म प्रेम में अगर तब्बू ने मना कर दिया तो मैं तुम्हें ले लूंगा। फिर वह ऋषि कपूर से मिली और उन्होंने फिल्म हिना में सेकंड रोल दिया, लेकिन मनीषा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बनूंगी तो फिल्म की मेन हीरोइन ही बनूंगी। और फिर सुहास घई से मिली और उन्हें फिल्म सौदागर मिल गई। उन्हें फिल्म सौदागर 4-5 सालों के कठोर स्ट्रगल के बाद उन्हें पहली फिल्म बहुत ही जल्द मिल गई और वह भी राजकुमार और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ। उन्होंने अपने बॉलीवुड का डेब्यू किया। उनके साथ नजर आए उस समय के सबसे चार्मिंग फेस वाले भोले भाले एक्टर विवेक मुश्रान। फिल्म जबरदस्त हिट रही और इनके गानों ने तो पूरे देश में युवाओं का दिल भी जीत लिया और रातों रात मनीषा लाखों दिलों की धड़कन बन गई और बस बॉलीवुड में उनकी जगह पक्की हो गई। इसके बाद 1992 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, यलगार और इंसान के देवता। दोनों ही फिल्मों में बड़े बड़े सुपरस्टार थे और मनीषा ने अपनी खूबसूरती से खूब जलवा बिखेरा और फिल्में सुपरहिट रहीं और मनीषा के साथ जानी मानी एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद मनीषा के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और एक से बढ़कर एक फिल्मों में मनीषा ने काम किया जिनमें अनमोल, धनवान, मिलन और यूं ही कहीं जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल रहीं। लेकिन यह सभी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप हुईं और मनीषा एकदम से अर्श से फर्श पर आ गई, औंधे मुंह गिर गई और इसके बाद उन्हें काम मिलना धीरे धीरे कम हो गया। और जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया तो उन्होंने अपनी माँ को फोन करके ये दुनिया बहुत खराब है। कहा
और एक बार फिर माँ ने चक्कर चलाकर उन्हें फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में काम दिलवा दिया। लेकिन जब विनोद चोपड़ा ने मनीषा का ऑडिशन लिया तो उन्होंने ये कहा और ये क्या है? और मनीषा ने एक दिन का समय मांगा और खूब गिड़गिड़ाकर तब जाकर मनीषा को फिल्म में ले लिया गया। फिल्म में मनीषा अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ नजर आई और फिल्म का एक ऐसा गाना था जो लड़की पटाने के लिए उस समय आशिकों के लिए एक रामबाण साबित हुआ। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और हर तीसरा लड़का बस यही कहने लगा। एक बार फिर मनीषा के कैरियर में उछाल आया और वह लगातार फिल्मों में काम करने लगी, जिसके बाद बॉम्बे, क्रिमिनल और खामोशी द म्यूजिकल जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्म क्रिमिनल से जुड़ा एक कमाल का किस्सा भी रहा। इस फिल्म को महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने बनाया था। फिल्म की कहानी में कुछ खास दम नहीं था और मुकेश भट्ट को डर था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, तो उन्होंने यह खबर फैला दी कि फिल्म की हीरोइन यानी कि मनीषा कोइराला की मौत हो चुकी है। और यह खबर सुनकर लोग परेशान हो गए और क्रिमिनल को मनीषा की आखिरी फिल्म समझकर देखने गए। लेकिन फिल्म किसी को कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर भी सिर्फ मनीषा के लिए लोगों ने इसे देखा और जब लोगों को पता चला कि मनीषा जिंदा है और मुकेश भट्ट ने सिर्फ फिल्म को हिट कराने के लिए झूठ बोला था, तो लोगों ने कहा और मुकेश भट्ट की वह हालत हो गई कि उन्हें पुलिस की शरण लेनी पड़ गई। आमिर खान के साथ फिल्म अकेले तुम अकेले हम में मनीषा कोइराला ने काम किया और यह फिल्म इतनी बेहतरीन रही कि इतनी साधारण सी कहानी ने सबका दिल जीत लिया। राजा को रानी से प्यार हो गया। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन इसके गाने तो मानो कानों के लिए किसी शहद से कम नहीं थे। इसके सभी गाने दिल कहता है चल उनसे मिल सुपर डुपर हिट रहे और आज भी लोग इस फिल्म के गानों को ओल्ड इज गोल्ड मानते हैं। इसके अलावा अग्नि साक्षी, दिल से और कच्चे धागे भी उनकी बेहतरीन फिल्में रही। कच्चे धागे में वह अजय देवगन के साथ नजर आई और फिल्म के गाने भी जबरदस्त रहे। मनीषा ने फिल्म मेकिंग का बजती है खन खन चूड़ियां, दिल देना ही पैदा है गम। कोर्स भी किया और सीखने के बाद प्रैक्टिकल के लिए उन्होंने एक फिल्म बनाई। पैसा वसूल, लेकिन वह यह भूल गई कि सिर्फ नाम रखने से फिल्म के पैसे वसूल नहीं होते। तो फिल्म तो गई डूब और मनीषा ने अपनी फिल्म मेकिंग की डिग्री को संदूक में लॉक करके रख दिया। उन्होंने टीवी शो सवाल 10 करोड़ को भी होस्ट किया और फेमिना मिस इंडिया में वह जज के तौर पर भी नजर आई। लेकिन जल्द ही लोगों ने उन्हें वहां से भी निकाल दिया। अब बात करते हैं मनीषा की निजी जीवन की। मनीषा की खूबसूरती के जहां एक तरफ पूरे बॉलीवुड में चर्चे थे, तो वहीं उनकी हरकतें भी चर्चा का कारण रही। तन में बर्फ ढले, जिगर में आग जले, यार यही प्यार तो नहीं। अपनी पहली ही फिल्म से वह विवादों में फंसने लगी थी और वह अपने पहले ही हीरो विवेक मुशान के साथ इलू इलू करने लगी थी, क्योंकि उस समय उनकी उम्र कम थी और दोनों को बचपन वाला प्यार हो गया था। मनीषा को लगा कि विवेक दिखने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो आगे चलकर सुपरस्टार जरूर बनेंगे। इसलिए मनीषा विवेक के प्यार में पड़ गईं। उन्होंने खुद सपनों का सौदागर प्यार की गुल खिलाई। लेकिन जैसे ही मनीषा बड़ी एक्ट्रेस बनी और विवेक स्ट्रगल करते ही रह गए, तो मनीषा ने विवेक को छोड़कर किसी बड़े स्टार की तलाश करनी शुरू कर दी। इसके बाद आशिकी की जबरदस्त सफलता के बाद राहुल रॉय बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा बन गए और हर तरफ उनका नाम हो गया। मनीषा ने राहुल रॉय के साथ फिल्म मझधार में काम किया और इस बार उन्हें राहुल रॉय से सच्चा प्यार हो गया। फिल्म में रोमांटिक सीन थे जिन्हें करते हुए मनीषा सच में रोमांटिक हो गई और राहुल रॉय के साथ अखबार की सुर्खियों में आने लगी। लेकिन जहां हर तरफ मनीषा राहुल रॉय को लेकर जितनी सीरियस दिखी, तो वहीं राहुल रॉय महेश भट्ट और पूजा भट्ट का पिछवाड़ा खुजवाने में लगे थे। वह इससे फ्री ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि राहुल रॉय के माँ बाप तो वही थे। जब मनीषा को राहुल रॉय का कुछ खास समझ नहीं आया, तो उन्होंने राहुल को भी पीछे छोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर के साथ फिल्म खामोशी द म्यूजिकल और अग्नि साक्षी में काम किया और यह नाना के प्यार में पड़ गईं। नाना पाटेकर मनीषा से 20 साल बड़े थे और दिखने में भी कुछ खास नहीं थे, फिर भी मनीषा उनके लिए पागल हो गई। अब पता नहीं नाना ने उन पर क्या जादू किया और मनीषा ने फिल्म खामोशी में नाना पाटेकर की बेटी का किरदार निभाया और नजदीकियां इतनी बड़ी कि पत्नी बनने का सपना देखने लगी। नाना भी उस समय अपनी पत्नी से अलग रहते थे। उन्हें भी एक बेटी की उम्र की मनीषा मिली और वह भी खुद को रोक नहीं पाए। मनीषा के साथ लिव इन में रहने के बाद मनीषा नाना की इतनी दीवानी हो गई कि आयशा जुल्का और मनीषा के बीच नाना को लेकर खूब लड़ाई होने लगी और मनीषा ने उन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी। और इसके बाद नाना को भी लगने लगा कि मेरी तो काफी डिमांड है। मनीषा ने एक मैच्योर और सफल नाना पाटेकर से संबंध बनाए और इसके अंदर भी मैच्योरिटी आ गई और उन्हें समझ में आ गया कि नाना पाटेकर उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं।
उनके रहन सहन, फिल्मों में काम करना और यहाँ तक कि फिल्मों में वो किस तरह के रोमांटिक सीन कर सकती हैं और किस हद तक रोमांटिक सीन करवा सकती हैं, वह क्या करेंगी और क्या नहीं, यह सब नाना ही तय करते थे। और धीरे धीरे मनीषा का नाना पाटेकर से भी दिल भर गया और उन्होंने नाना पाटेकर को आयशा जुल्का के साथ हवस के समुद्र में गोते लगाते हुए देख लिया और उसने नाना से भी दूरी बना ली। लेकिन नाना पाटेकर का प्यार और धोखा मनीषा पचा नहीं पाई और उसका पेट खराब हो गया। मतलब वो शराब पीने लगी और बेगड़ी हो गई। नाना पाटेकर के बाद मनीषा की जिंदगी में डीजे हुसैन की एंट्री हुई। डीजे के साथ भी मनीषा का लंबा अफेयर चला और बॉलीवुड के गलियारों में दोनों ने खूब सुर्खियां बटोरी। डीजे ने मनीषा को शादी के लिए भी प्रपोज किया था, मगर किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया। लेकिन मनीषा यही नहीं रुकी और बिना ब्रेक लिए लंदन बेस्ड एक नाइजीरियाई बिजनेसमैन सेंसिल एंथनी के प्यार में भी मनीषा पड़ गई और उसकी कई पर्सनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई, जिसके दर्शन पूरे भारत में किए। लोगों को भरोसा हो गया कि मनीषा को नए नए लोगों की लत लग चुकी है। लेकिन यह भी रिश्ता ज्यादा वक्त नहीं चला और दोनों ने मतलब की टमटम हो गए, मतलब अलग हो गए। मनीषा कोइराला लगातार बिगड़ते रिश्तों और काम न मिलने से परेशान रहने लगी और शराब की आदी हो गई और बहुत ही जल्दी वह एक बेबरोहल शूटिंग करती और किसी से भी झगड़ जाती, जिसका असर यह हुआ कि उन्हें काम मिलना एक बार फिर से कम हो गया और हाल यह हो गया कि कोई भी इनके साथ काम करने को तैयार नहीं होता था। इन्हें शराबी, बिगड़ेल और घमंडी कहकर लोगों ने मनीषा से मुंह फेर लिया। मनीषा की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो बी ग्रेड फिल्मों में काम करने को मजबूर हो गई और साल 2002 में उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म में काम किया जिसका नाम था एक छोटी सी लव स्टोरी और इस फिल्म में भर भर कर बोल्ड सीन लिए। फिल्म में एक छोटा सा लड़का अपने दूरबीन की मदद से अपने पड़ोसी के बेडरूम के नजारे देखता है और उससे प्यार करने लगता है, मतलब सिर्फ हवस वाला प्यार। फिल्म जब बनकर तैयार हुई और मनीषा ने देखी तो उनके होश उड़ गए। फिल्म में इतने निचले स्तर के बोल्ड सीन थे कि मनीषा को लगा कि इसके बाद उनकी वर्षों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दरअसल डायरेक्टर ने मनीषा को बिन बताए उनके बॉडी डबल से कई इंटीमेट सीन शूट करवा दिए थे। मनीषा ने जब उन्हें देखा तो वह घबरा गई। उन्होंने डायरेक्टर से इस सीन को हटाने के लिए कहा, लेकिन डायरेक्टर ने सीधे तौर पर मना कर दिया और मनीषा को चिंता होने लगी और फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए वह अड़ गई। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सकता। लेकिन डायरेक्टर ने कहा, जब मनीषा को कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन फिल्म की रिलीज तो नहीं रुकी और फिल्म रिलीज होने के बाद मनीषा की ऐसी थू हुई कि इसके बाद मनीषा का करियर लगभग ठपाठप खत्म हो गया। इसके साथ लोगों ने काम करने से भी किनारा कर लिया और अब उन्हें सिर्फ बी ग्रेड और सी ग्रेड ही फिल्में ऑफर होने लगी। लेकिन मनीषा की गलती रही, वह इन फिल्मों को ठुकराने की बजाय वह इन फिल्मों में काम करती चली गई और इसके बाद उन्होंने और भी 2-3 फिल्मों में काम किया जो निचले स्तर की थी और इसी तरह वो एक बी ग्रेड फिल्म में नजर आई जिसका नाम था चाहत एक नशा। और इसमें चाहत का ऐसा नशा था कि हर कोई बस उनकी बोल्डनेस से अपनी आंखें सेकने में लग गया। फिल्म में कई एंटीमेंट सीन थे जिन्हें मनीषा ने आर्यन वेद के साथ शूट किया और वह खुद को रोक नहीं पाई और आर्यन वेद के साथ भी उसे सच्चा वाला प्यार हो गया। लेकिन मनीषा इतनी पियक्कड़ और नशेड़ी हो चुकी थी कि आर्यन वेद ने बहुत जल्द ही मनीषा से हाथ जोड़ लिए और वह भी मनीषा को छोड़कर चले गए। बताया जाता है कि प्रशांत चौधरी के साथ भी मनीषा का रिश्ता बहुत गंभीर था। दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन मनीषा का हर आदमी से बहुत जल्दी मन भर जाता था तो प्रशांत चौधरी से भी उनका मन भर गया। मनीषा ने प्रशांत चौधरी को भी छोड़ दिया। इस लिस्ट में नेपाल में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय का भी नाम शामिल है। मनीषा का नाम इनके साथ भी जुड़ा और मनीषा ने इनके साथ भी गुलूगुलू किया, जिसके कारनामों के सबूत आज भी गड़े पड़े हैं। मगर यहाँ भी मनीषा को हार का सामना करना पड़ा और इन्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया गया। अजीम प्रेम जी के बेटे तारिक प्रेम के साथ भी मनीषा का रिश्ता रहा और मनीषा ने इनके साथ भी खूब मजे लिए, लेकिन इस रिश्ते को भी कामयाबी नहीं मिल सकी। मॉडल रंजीर मूलचंदानी के साथ भी मनीषा का इश्क चला और मनीषा के लिए बहुत नॉर्मल बात हो चुकी थी। वह हर बार रिश्ता बनाती और कुछ समय बाद तोड़कर एक नए आदमी को ढूंढने लगती। म्यूजिक कंपोजर संदीप चोटा को भी मनीषा ने डेट किया और सुर्खियां बटोरी और बहुत ही जल्द इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया। संदीप से अलग होते ही मनीषा क्रिस्टोफर डोरिस के प्यार में पड़ी और कुछ साल तक साथ रहने के बाद मनीषा ने इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया। अब मनीषा का फिल्मी करियर खत्म हो चुका है और बॉलीवुड में भी उन्हें कोई भी भाव नहीं दे रहा। इसलिए 2010 में उन्होंने नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी कर ली। लेकिन मनीषा की बदसलूकी और नशेड़ीपन सम्राट दहल भी नहीं झेल पाए और 2 साल तक साथ रहने के बाद दोनों का तलाक हो गया और मनीषा एक बार फिर से अकेली हो गई। इस तरह एक के बाद एक दर्जनों लोगों के साथ अफेयर बनाने के बाद मनीषा की शादी भी टूट गई और अब मनीषा की हालत बदतर हो चुकी है। वह दिन रात नशे में डूबी रहती हैं और एक साथ कई तरह के नशे करने लगी। उन्हें झटका तब लगा जब वो एक बार अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करा गया। वहां उनके कई प्रकार के टेस्ट हुए और डॉक्टरों ने उन्हें कैंसर से पीड़ित घोषित कर दिया और मनीषा को यह एक्सपेक्ट
करने में बड़ा टाइम लग गया कि बॉलीवुड के जो लोग मनीषा को पसंद नहीं करते थे उनकी नफरत अब सहानुभूति में बदल गई और लोग उनके ठीक होने की प्रार्थना करने लगे। लगातार अमेरिका में चल रहे इलाज के बाद 2017 में उन्होंने कैंसर को हराया और वह पूरी तरह से ठीक हो गई। भारत लौटने के बाद मनीषा ने नशे को भी अलविदा कह दिया और एक सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी और कुछ अच्छी फिल्मों में उन्होंने वापसी की। उन्होंने डियर माया से धमाकेदार वापसी की और फिल्म में संजू यानी संजय दत्त की मां नरगिस का किरदार निभाया। फिल्म प्रस्थानम में भी काम किया और इसके अलावा उन्होंने लस्ट स्टोरीज और शहजादा जैसी फिल्मों में काम किया और कई तरह के मोटिवेशनल शोज भी किए और जिसके बाद उनकी छवि में कुछ सुधार हुआ और लोगों ने उन्हें पॉजिटिव लेना शुरू कर दिया।